संघीय प्रणाली के बारे में चर्चा करने के लिए कहती है। दूसरा ये भी इंगित करता है प्रश्न, क्या अलग अलग प्रांत में वहाँ की तासीर अलग है, जमीन के कारण वहाँ की सोच विचार और उनकी मनोदशा अलग है। इस बारे में चर्चा करने का और उस पर मूल केंद्र पर पहुँचने का कि विकास अलग अलग क्यों हुआ, उसके कारणों को खोजने को। तो अगर इस प्रश्न को हम बहुत उससे देखें तो आज जब देश में, भारत में और पास के बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो एक हुआ करता था, या उसके पहले साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे जो आज अलग अलग देश हैं जो भारत का हिस्सा होते थे, उसमें अमूमन विकास अलग अलग दिखाई देता है। जो स्वतंत्रता के बाद जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, तब से कायदे से एक जैसा विकास होता है ऐसा माना जाना चाहिए। लेकिन अगर आप घरों में देखें तो कुछ विकास तो उसमें होता है कि ये बड़ा है, घर में जो बच्चा बड़ा है इसको बढ़ा लो तो बाकियों को ये साथ ले जाएगा, और आज इसकी जरूरत भी ज़्यादा है तो बड़े पे कई बार ज़्यादा ध्यान दे दिया जाता है जो थोड़ा आगे होता है। अब जो पीछे है लाइन में या सबसे छोटा है वो सब बड़ों को करते करते पीछे छूट जाता है। ऐसा ही भौगोलिक दशा में भी होता है कि जो प्रदेश उस समय उन्नति के शिखर पर थे, जब देश गुलाम हुआ, वो देशों को, उस प्रदेशों को किस तरीके से जो विदेशी शासक थे उन्होंने ट्रीट किया, उसके बाद उसका रिसर्जेंस उस हिसाब से आया। अगर कुछ प्रदेशों में सिर्फ लगान लेके छोड़ा गया है, आपकी संस्कृति, आपके मनोदशा, एटीट्यूड, बिहेवियर के परिवर्तन की कोशिश नहीं की गई, तो वैसे प्रदेश तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरे जहाँ का एटीट्यूड, जहाँ सप्रेशन, दमन बहुत ज़्यादा रहा है, वो देर से बढ़ेंगे। दूसरा, जब विदेशी शासक लंबा रहता है तो वह भी किसी प्रदेश से जहाँ से ऑपरेट करता है, जहाँ से चलता है, वहाँ चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो जब स्वतंत्र होते हैं तो उसके आसपास की चीज़ें पहले बढ़ती हैं। कमोबेश अगर बहुत गहरे में न जाए तो मोटे तौर पर ये माना जाता है कि जब भी आक्रमण होता है तो वह प्रदेश जहाँ पे लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है उसका सप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, उसका दमन, जहाँ से सेना आती है, जहाँ लड़ने भिड़ने वाले लोग और रक्षा के लिए खड़े होने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ दमन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा दमन उस संघ के कार्यालयों पे होता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, जो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो जो वाकई में बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिमान लोग हैं, मंदिरों मस्जिदों में जो लोग इकट्ठा होकर ज्ञान दशा बांटते हैं, उनका दमन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में जब दमन होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि विदेशी शासक पूरा दमन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो दल बदलू लोग होते हैं जो उनकी जी हजूरी करने लगे, वो उनका काम आसान करते हैं और अपने ही लोगों में उनका प्रतिनिधि बन के दमन, उनसे चंदा, लगान, ये वसूली का काम करते हैं। तब कई बार जो बदले हुए लोग हैं वो अपने ही लोगों पे ज़्यादा दमन कर देते हैं बजाय विदेशी शासक के। और जब देश स्वतंत्र होता है तो चूंकि वो लोग इनसे ही दबे हुए हैं, जो लगान वसूल करते थे और अंग्रेजों को देते थे, वो कंटिन्यू करते हैं और वो सिस्टम चलता है। तो कई जो सबसे पिछड़े लोग हैं वह प्रदेश है पूरे भारत में जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, और जो दिल्ली से दूर थे, चाहे आज के मध्य भारत में, तब उन प्रदेशों में जो दिल्ली से दूर हैं और अंग्रेजों का आक्रमण
का विरोध ज्यादा किए थे, वहां की दशा आज खराब है। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तब वह इतने पिछड़े हो गए कि उस दौड़ में दौड़ने लायक ही नहीं बचे। और सबने कहा कि तुम्हारी मानसिकता खराब है, तुम पिछड़े हो, इसलिए तुम काम नहीं करते हो, तुम इसलिए पिछड़े हो। जबकि वही लोग देश के शासन में रक्षा का कार्य करते थे, जो खड़े होने की सामर्थ्य, विरोध की सामर्थ्य रखते थे। आज वो सबसे पिछड़े। फिर चाहे वह बुंदेलखंड का इलाका हो या बिहार का। मेरठ वगैरह इसलिए आगे बढ़ गए कि वो दिल्ली के नजदीक है। तो जहां जहां विरोध ज्यादा हुआ, चाहे वह आंध्रा में कुछ जगह रहा हो या नागपुर के आसपास थोड़ा, और मेनली बुंदेलखंड जो झांसी की रानी का इलाका था, और बिहार, थोड़ा बहुत बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में उनकी पकड़ नहीं थी तो वो भी पिछड़ा है। तो ऐसे लोग, स्पेशली बिहार और बुंदेलखंड के लोग इतने सप्रेस किए गए कि जब स्वतंत्र भारत में दौड़ शुरू हुई वो दौड़ नहीं पाए, खड़े ही नहीं हो पाए। तो आज आप बिहार में और बुंदेलखंड में जाओगे तो तुम देखोगे कि अच्छे कपड़े पहने हो तो गांव में लोग तुम्हारे पैर छूते हैं कि दादाजी, पंडित जी, भाई साहब, ऐसा संबोधन करेंगे। वो पैर सिर्फ सम्मान के लिए नहीं छुए जाते, वो पैर इसलिए छुए जाते हैं कि हमको बख्श दो, हमको माफ कर दो। क्योंकि लीडर्स मर गए और जनता को मरने के लिए छोड़ गए, ऐसा कह सकते हैं विरोध में। तब जो भी आएगा उसके पैर छुओ, उससे जीवन दान मांगो या उससे कुछ दया की भीख मांगो। तो आप पूरे बिहार में गांव में निकलोगे तो बहुत सारे लोग आपके पैर छुएंगे, और जो वहां खास हो गए हैं वो इसको अपनी शान समझते हैं। बुंदेलखंड में भी ऐसा आपको मिलेगा कि आप अच्छे कपड़े पहन के सूटेड बूटेड चले जाएं तो गांव में लोग आपके पैर छुएंगे कि आपसे कुछ मिल जाए। जब देश स्वतंत्र हो गया तो मिल जाए, या आप बहुत बड़े हैं तो आपसे रक्षा मिलती रहे, आप उनको परेशान न करें। तब ये सप्रेशन की अति है। अब ऐसे में आप कहो कि भाई जैसे गुजरात और महाराष्ट्र दौड़ रहा, आप भी दौड़ो, आप भी काम करो। हाँ, अगर आप इनकी दशा दिशा सुधारना चाहते हैं तो कमोबेश उस इलाके के लोग जो बाहर चले गए हैं उनमें से कुछ लोग कर सकते हैं। क्योंकि वहां की जो दशा है बुंदेलखंड और बिहार की, एक वर्ग वह है जो अपने ही लोगों का शोषण करता है और दूसरा वर्ग है जो शोषित होता है, और जो कुछ समझ पाया वह बाहर चला गया। तो पैसा तो भेज सकता है लेकिन आके उस विरोध को या उस शोषण सहने वाले के बीच की खाई को खत्म नहीं कर सकता। तब कुछ बाहरी सहयोग जरूरी है। तो ऐसा सहयोग जरूरी है, और जो नहीं मिल पाया है इसके कारण देश में विकास की दशा और दिशा एक ऐसे आदमी का होता है जिसका फेस पे लिपस्टिक लगी हो, पेट मोटा हो गया हो, हाथ पैरों में दम न हो, कपड़ों में जगह जगह टाट की पैबंद लगे। तुम कहोगे यार ये कैसा आदमी है। यहाँ करोड़पति लोग भी हैं और ये भिखारी भी है जिसको भीख दे रहे हैं। यहाँ शोषण करने वाला भी इसी देश का और शोषित भी इसी देश का है। बंधुआ मजदूरी जैसी हालत है, भोजन पे काम कराते हैं वो है। और इसको पूरा करने के लिए कई बार नशे का प्रचार प्रसार किया जाता है कि नशा दे दिया जाए जिससे ये भूले रहे। तो छोटे तबके पे खैनी, तम्बाकू, गुटखा ये प्रचलन बहुत है। तुम कुछ कर नहीं सकते तो गुस्सा को चबाते जाओ, थूक को गुटकते जाओ, और बड़े लेवल पे थोड़ी ठर्रा देसी। और वह जो शोषण कर रहे हैं विलायती, चाहे वह देश में ही बनती हो, उसका सेवन जरूरी हो, तभी जाके चीजें वैसी की वैसी चल रही। फिर इसका विरोध करने के लिए जो उठ खड़े होते हैं वो लूटपाट, हिंसा का सहयोग ले सकते हैं, फिरौती की मांग कर सकते हैं। तो बुंदेलखंड और बिहार में तुमको काफी समानताएं मिलेंगी। फिरौती की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, छोटी छोटी लूटपाट, क्योंकि वो लूटपाट उनका
ईगो भी सेटिस्फाई, अहंकार भी तुष्ट करता है कि हमने इन बड़े बड़े लोगों को बदला लिया। और फिर कहते कमा के करना क्या है, लूट ले जाते हैं, तो हम ही लूट ले, घर में इकट्ठा करके क्या करना है। तब एक फ्रेश आउटलुक की और गंभीर चर्चा की जरूरत भी है। और जहां पे विरोध करने की सामर्थ्य थी वहां हथियारों का लाइसेंस उदार बनाना होगा, जिससे लोग घर में हथियार तो रख सकें, फिर से उस मिलिशिया का निर्माण कर सके जो देश की रक्षा में कभी अग्रणी था, जिनका एटीट्यूड ही राज्य चलाना है। तब जाके पूरे देश का विकास होगा। अगर देश के 2-3 हजार वर्षों के इतिहास को देखो तो भारत जब जब बढ़ा है, दुनिया में नाम किया है, तब दिल्ली की वजह से नहीं बढ़ा है। तब मगध, पाटलिपुत्र, उसका नाम आया है। चाहे वह चाणक्य का जमाना हो, चंद्रगुप्त मौर्य का, जो गुप्त काल स्वर्ण युग कहा जाता है, वह बिहार से चला। तब आज जो दशा है उसके कारणों पे काफी चर्चाएं जरूरी है। क्या बौद्ध का प्रादुर्भाव, महावीर का प्रादुर्भाव बिहार की धरती पे और शांति का प्रचार का मतलब गलत लिया गया विदेशों में कि उन्होंने बिहार पे आक्रमण किया? क्या शांति शक्ति से ही आती है? सिर्फ शांति का नगाड़ा पीटने से आक्रमण ही होता है? तो बिहार की दशा और पूरे देश की दशा है, और आसपास के पाकिस्तान, नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया की दशा के बारे में बहुत सारी चर्चा जरूरी है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या चला।